हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एलजी फिजिक्स क्लासेस। पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को पार्थिव दूरदर्शी कराया और पार्थिव दूरदर्शी के बाद मैंने आपको बताया प्रकाशीय यंत्रों की विभेदन सीमा क्या होती है, विभेदन क्षमता क्या होती है ना। विभेदन क्षमता के व्युत्क्रम को और विभेदन सीमा के व्युत्क्रम को दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। फिर इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा क्या होती है और सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता क्या होती है, और साथ साथ इनको प्रभावित करने वाले कारक भी बताए थे। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? तो आप मुझे बताओ, अगर मैं सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त प्रकाश की तरंग लंबाई बढ़ा दूं तो विभेदन सीमा बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि विभेदन सीमा तरंग लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती है। क्लियर? विभेदन सीमा सबसे अधिक कौन से रंग के लिए होगी? लाल रंग के लिए। समझ में आता है ये सब आपको? विभेदन सीमा शंकु कोण के कैसी होती है? व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर है? ये सब बातें बता चुका था। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने? बोले दूरदर्शी की विभेदन सीमा से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न हम लोगों के सामने जो है वो हमसे ये कह रहा है पट्टा कि दूरदर्शी की विभेदन सीमा से आप क्या समझते हैं? क्या दूरदर्शी की विभेदन सीमा से आप क्या समझते हैं? तो भैया दूरदर्शी की विभेदन सीमा से हम क्या समझते हैं, इसे समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। दूरदर्शी की विभेदन सीमा, तो देखते हैं दूरदर्शी की विभेदन सीमा। दूरदर्शी में पहला लेंस बड़ा, दूसरा छोटा। क्लियर है? दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित आकाशीय पिंडों को देखा जाता है। ये इनकी प्रकाशिक अक्ष है। मुझे बता सकते हो ये कौन सा लेंस है? अभिदृश्यक लेंस है। क्या कौन सा लेंस है ये दूर स्थित दो आकाशीय पिंड हैं जिन्हें दूरदर्शी द्वारा अलग अलग दिखाया जाना है। क्लियर? दूरदर्शी द्वारा इन दो आकाशीय पिंडों को अलग अलग करके दिखाया जाना है। तो ये दूर स्थित दो आकाशीय पिंड, ये कौन से दो आकाशीय पिंड हैं जिन्हें दूरदर्शी द्वारा विभेदित किया जाना है? तो ये दोनों पिंड दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस पर जो न्यूनतम कोण बनाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं दूरदर्शी की विभेदन सीमा। क्लियर? समझ में आ रही है बात? क्लियर? क्लियर? दूर स्थित दो आकाशीय पिंडों, कौन से दो आकाशीय पिंडों जिन्हें दूरदर्शी द्वारा विभेदित किया जाना है, तो उनके द्वारा दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस पर बनाया गया न्यूनतम कोण दूरदर्शी की विभेदन सीमा कहलाता है। नहीं है मेरी बात? दूरदर्शी की विभेदन सीमा न्यूनतम कोण है। बोलो भैया, दूरदर्शी की विभेदन सीमा क्या है? न्यूनतम कोण है। ये जो न्यूनतम कोण होता है प्रयुक्त प्रकाश की तरंग लंबाई के समानुपाती होता है और अभिदृश्यक लेंस के द्वारक का व्यास को डी से लिख दिया। क्लियर? ये डी काय का व्यास है? अभिदृश्यक लेंस के द्वारक का व्यास। तो अभिदृश्यक लेंस के द्वारक के व्यास के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती हटाएंगे, नियतांक आएगा, तो थीटा मिनिमम बराबर हो गया 1.22 लैम्डा अपॉन डी। सीन क्लियर है? ये दूरदर्शी की विभेदन सीमा का सूत्र है। विभेदन क्षमता कोई पूछे दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, तो क्या लिख दोगे? उल्टा लिख दोगे। बोला भैया, सूत्र क्या हो जाएगा विभेदन क्षमता का? डी अपॉन 1.22 लैम्डा। कहानी समझ में आ रही है? क्लियर? किसी ने पूछा विभेदन सीमा को प्रभावित करने वाले कारक बताओ। दूरदर्शी की विभेदन सीमा को प्रभावित करने वाले कारक बताओ। तो आप ही बता दो भैया, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? प्रयुक्त प्रकाश की तरंग लंबाई पर प्रयुक्त प्रकाश की तरंग लंबाई बढ़ा देंगे, विभेदन सीमा बढ़ जाएगी। घटा देंगे, घटा देंगे। और ये क्या है? अभिदृश्यक लेंस के द्वारक का व्यास। अभिदृश्यक लेंस के द्वारक का व्यास बढ़ाने पर विभेदन सीमा कम हो जाएगी और कम करने पर बढ़ जाएगी। समझ गए ना? अब जामे में क्या समझाऊं? क्लियर है? समझ गए? दूर स्थित दो आकाशीय पिंडों जिन्हें दूरदर्शी द्वारा विभेदित किया जाना है
है ना। तो दूर स्थित दो आकाशीय पिंडों, कौन से आकाशीय पिंडों, जिन्हें विभेदित किया जाना है दूरदर्शी। तो ये दो पिंड दूरदर्शी के अविदृश्यक लेंस पर जो न्यूनतम कोण बनाते हैं उसी को हम लोग दूरदर्शी की विभेदन सीमा कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। क्लियर है। आपका दूरदर्शी की विभेदन सीमा भी हो गई। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता किसी ने पूछा तो क्या बोलोगे, विभेदन सीमा के विक्रम को विभेदन क्षमता कहते हैं। दोनों कल भी यही पढ़ा था अपन ने। क्लियर। प्रभावित करने वाले कारक दोनों के समझ गए। चमका दो फटाफट फुर्ती में। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले सूक्ष्मदर्शी की मैंने विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता कराई थी। उससे पहले एक नोट दिया है, वहीं पे दिया हुआ है कि एक स्वस्थ मनुष्य के नेत्र की विभेदन सीमा जो होती है वो एक कला होती है, ये 1 मिनट होती है, ये 1/60 डिग्री होती है। क्लियर। ये तो मालूम होगा, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा 1 डिग्री में 60 कला होती है। जब 1 डिग्री में 60 कला तो 1 कला में 1/60 डिग्री। बोलो भैया बात समझ में आ रही है आपको मेरी। क्लियर है। जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता चाहो तो आप लिख लो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं या 60 कला होती है। क्लियर। 60 को नीचे ले आऊंगा तो 1/60 डिग्री बराबर 1 कला। क्लियर। स्वस्थ मनुष्य के नेत्र के लिए विभेदन सीमा ओटी में पूछ लिया जाता है कई बार, तो 1 कला होती है। क्लियर। या फिर 1/60 डिग्री भी बोल सकता हूँ। सीन क्लियर है। ये ओटीओ में कई बार पूछा जा चुका है, पूछ सकता है। क्लियर। वैसे तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था मानव नेत्र और फोटोग्राफिक कैमरा ये वो प्रकाशीय यंत्र है जो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं, पर ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये मानव नेत्र से रिलेटेड बात है तो कायदे से हमारे सिलेबस में नहीं है, पर चिपका देता है कई बार। समझ गए ना। तो कोई पूछे स्वस्थ मनुष्य के नेत्र के लिए विभेदन सीमा कितनी होती है तो बोलना 1 कला या 1/60 डिग्री। नोट में लिखा हुआ है आपके नोट्सों में ऑलरेडी। क्लियर। कौन से पेज पे है, 38 पेज नंबर 38 पे है। स्वस्थ मनुष्य के नेत्र के लिए विभेदन सीमा 1 कला या 1/60 डिग्री। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इसके बाद हमारे को एक सवाल दिया हुआ है। बोलो भैया क्या सवाल है, बोले। एक दूरदर्शी के अविदृश्यक का व्यास 1 मीटर है। एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक का व्यास 1 मीटर। अभिदृश्यक लेंस के द्वारक के व्यास को भी काय से प्रदर्शित कर रहे थे, डी से कर रहे थे। एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक का व्यास 1 मीटर है। 4538 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए इसकी विभेदन सीमा ज्ञात करें। 4538 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए इसकी विभेदन सीमा ज्ञात करो। दूरदर्शी की विभेदन सीमा न्यूनतम कोण थीटा मिनिमम से प्रदर्शित करते हैं, वाली पड़ी है। एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 4538 गुणा 10⁻⁻10। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। बोलो भैया होता है कि नहीं होता है। सीन क्लियर है सभी को। क्या सूत्र पढ़ा था अभी अभी हम लोगों ने, दूरदर्शी की विभेदन सीमा थीटा मिनिमम बराबर 1.22 लैम्डा अपॉन, अब तो कर लोगे इसे। लैम्डा तरंग लंबाई आपकी ये रही, अभिदृश्यक लेंस के द्वारक का व्यास ये रहा। ठीक है। आंसर बोले 5.54 into 10⁻⁻7 रेडियन। क्लियर। एंगल रेडियन में नापते हैं ना। नोट इट डाउन। अगला प्रश्न है हम लोगों के सामने, परावर्तक दूरदर्शी कितने प्रकार के होते हैं। भैया परावर्तक दूरदर्शी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यूटनी दूरदर्शी, एक होता है कैसेग्रेनियन दूरदर्शी। न्यूटनी दूरदर्शी जो है वो न्यूटन ने दिया, और कैसेग्रेनियन दूरदर्शी जो है वो कैसेग्रेनियन ने दिया। कैसेग्रेनियन साइंटिस्ट का नाम है। क्लियर। अब कैसेग्रेनियन दूरदर्शी जो साइंटिस्ट कैसेग्रेनियन ने दिया है ना, तो वो क्या है वो हम लोग देखेंगे। क्योंकि ये परावर्ती दूरदर्शी है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर परावर्तन की घटनाएं होती हैं, और किसी भी जगह परावर्तन करने के लिए दर्पण जिम्मेदार होते हैं, यानी इन दूरदर्शियों में दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। अब परावर्ती दूरदर्शी क्या है हम सब लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। वैसे तो दर्पण अब आपके सिलेबस में रहा नहीं। क्लियर। कोविड की वजह से। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि क्या है हमारा ये कैसेग्रेनियन दूरदर्शी। तैयार हैं आप लोग कैसेग्रेनियन दूरदर्शी के लिए। सोच समझ के जवाब देना, गधों की तरह रिएक्ट मत करना। अच्छा पहले मुझे ये बता दो, कुछ बातें आप लोग जान लो। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। वैसे तो ये बातें आपने 9th 10th में भी पढ़ी हैं।
एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, है ना। जैसे कांच के किसी खोखले गोले को काट दिया जाए, जैसे खोखला गोला है कांच का, मैंने इसे यहाँ से काट दिया तो ये टुकड़ा मिला। इस टुकड़े की अगर मैं बाहर पॉलिश कर दूंगा तो ये अवतल दर्पण है, और इस टुकड़े के अंदर अगर पॉलिश कर दूंगा तो ये उत्तल दर्पण। तो बोला पल्ले पड़ा, क्लियर। ऐसा तो जानते हो आप लोग, पहले से मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये अवतल दर्पण है बाहर पॉलिश वाला, ये उत्तल दर्पण है। काहुए को परेशानी। चल, ये मैंने यहाँ पर एक अवतल दर्पण बना दिया। क्या बना दिया बबुआ? अवतल दर्पण। ये मैंने अवतल दर्पण बना दिया। अवतल दर्पण को मैंने सी नाम दे दिया, ठीक है, सी नाम दे दिया, क्लियर। अवतल दर्पण के बीच में यहाँ पर एक छिद्र टाइप का है, और यहाँ पर मैंने नेत्र का लेंस रखा हुआ है। ये मान लो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ चीजों। सीन क्लियर है। दूरदर्शी पढ़ रहे हैं तो दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित आकाशीय पिंडों को देखा जाएगा। जिस आकाशीय पिंड को आप देखना चाहते हैं तो वो तो अनंत दूरी पर है, तो वहां से जो भी किरणें आएंगी वो कैसी आएंगी? समांतर किरणें आएंगी। तो ये किरणें आ रही हैं समांतर। दूर स्थित आकाशीय पिंड से कैसी किरणें आ रही हैं? समांतर। और जो किरणें समांतर आती हैं वो कहाँ जाके मिलती हैं? फोकस पे। कहाँ जाके मिलती हैं? फोकस पे। तो जैसे ये दर्पण है, तो इस दर्पण से किरणें समांतर आ रही हैं अनंत से, कहाँ मिलेंगी? फोकस पे। तो ये इसका फोकस हो गया, क्लियर। ऐसा होता है, मैं कर नहीं रहा हूं पर मैंने समझा दिया। जो समांतर आती हैं फोकस पे मिलती हैं। पर वास्तविकता में होता क्या है, इससे पहले कि ये किरणें आती हैं और परावर्तित होकर फोकस पे मिलती, मैंने यहीं पे ये एक दूसरा दर्पण बना दिया, इसको एम नाम दे दिया। ये कौन सा दर्पण है? मैंने उत्तल दर्पण है, क्योंकि इसमें अंदर की तरफ पॉलिश है। तो प्रकाश की किरण जैसे ही आएंगी परावर्तित होकर फोकस की तरफ जाएंगी, लेकिन बीच में इसकी घूसालात किससे होगी? उत्तल दर्पण से। ऐसे जी आएगी सीधी जा पे पड़ेगी। बोलो भैया, जन्नो जा पावेगी का? तो जन्नो जा ही नहीं पावेगी। कहानी समझ में आई? मैंने डॉटेड क्यों की? क्लियर है। अब जैसे ही उत्तल दर्पण में पड़ेंगे तो उत्तल दर्पण क्या करेगा? इसे परावर्तित कर देगा और इसे परावर्तित कर देगा, तो फाइनली नेत्र का पर वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देगा। कहानी समझ में आ रही है? तो इस सिद्धांत पर हमारा ये परावर्ती दूरदर्शी काम करता है। क्या मैं उम्मीद करूं आप लोग मेरी बात को समझ गए? परावर्ती दूरदर्शी है, दूर स्थित आकाशीय पिंड को देखा जा रहा है, इससे अनंत से जो भी किरणें आ रही हैं समांतर आ रही हैं, समांतर आई परावर्तित होके फोकस पे मिलती हैं। लेकिन फोकस से पहले ही हमने यहाँ पर एक उत्तल दर्पण लगा दिया है ना, एम नाम दे दिया इसको। तो जैसे ही किरणें आई उत्तल दर्पण में पड़ी, उत्तल दर्पण ने इसे क्या कर दिया? परावर्तित कर दिया। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पर परावर्तित कर दिया और यहाँ पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? मेरी सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ू? आप लोग मेरी बात को समझ गए? क्लियर। परावर्ती दूरदर्शी की विशेषताएं ये हैं कि पहली बात, ये जो दूरदर्शी अभी तक हमने पढ़े उनकी तुलना में ये सस्ता होता है। क्या? दूसरा, इससे जो प्रतिबिंब बनते हैं अधिक स्पष्ट, अधिक चमकीले बनते हैं। क्लियर। ये इसके फायदे हैं। और इनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनमें वर्ण विपथन का दोष नहीं होता। हाँ, अब बात आती है वर्ण विपथन क्या होता है, हम यही नहीं समझे है ना भाई। वर्ण विपथन क्या होता है मैं आपको बताऊं। जैसे प्रिज्म में से सफेद प्रकाश निकला तो सारे के सारे रंग 7 रंग होते हैं, सीधे तो नहीं जाते, अपने मार्ग से अलग अलग रास्तों में चले जाते हैं सातों के साथ। तो ये क्या हो गया? वर्ण विपथन। हर रंग अपने पथ पर चला गया, हर रंग विपथित हो गया, अपने रास्ते से भटक गया, अलग हो गया, दूसरी डायरेक्शन में चला गया। इसे बोलते हैं वर्ण विपथन। क्लियर। तो क्या होता है, जहां पर भी आप लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं वहां वर्ण विपथन का दोष हो सकता है, लेकिन इनमें वर्ण विपथन का दोष नहीं होता है। लेंसों में क्यों हो सकता है? क्योंकि हमने ये माना है कि लेंस छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना है। याद आ रहा है आपको सीन, है ना? तो इनमें वर्ण विपथन का दोष नहीं होता। समझ में आ रही है बात? कोई पूछे परावर्ती दूरदर्शी की विशेषताएं बताइए, तो क्या क्या विशेषताएं? इसकी आवर्धन क्षमता अधिक होती है,
इसके द्वारा बना प्रतिबिंब चमकीला अधिक चमकीला होता है, महंगा है, सस्ता है, है। और इसमें वर्ण विपतन का दोष नहीं होता है। क्लियर? तो कैसे ग्रेनियन दूरदर्शी को भी पढ़ लें और साथ साथ परावर्तक दूरदर्शी की विशेषताएं भी पढ़ लें, समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है डॉक्टर। मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस।